हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम्मानीय दान दर्पण मई 2023 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज की भारत यात्रा। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा 8 से 11 मार्च 2023 को की। 3 दिन की अपनी इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद से की, जहां 9 मार्च को होली के दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ राजभवन में होली के उत्सव में वह शामिल हुए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल लगभग आधे घंटे तक उन्होंने देखा। दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष आर्ट वर्क बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दोनों प्रधानमंत्रियों को भेंट की। 9 मार्च को ही बाद में मुंबई में वही मेहमान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थे। वहां भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की एक साथ बैठक को उन्होंने संबोधित किया। मुंबई में भारतीय नौसेना के विमान वाहक तोप आईएनएस विक्रांत का अवलोकन भी उन्होंने किया। अहमदाबाद व मुंबई के व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज 9 मार्च की शाम को ही नई दिल्ली पहुंच गए थे, जहां 1 मिनट दोस्तों, जहां 10 मार्च को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। सुरक्षा सहयोग, दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के परिप्रेक्ष्य में भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर विस्तार में चर्चा वार्ता हुई। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हाल ही में हुए हमलों का मुद्दा भी वार्ता में उठा। इस मामले में समुचित सुरक्षा का आश्वासन मेहमान प्रधानमंत्री ने दिया। द्विपक्षीय व्यापार के सिलसिले में 9 दिसंबर 2022 से लागू हुए भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग एवं व्यापार समझौते के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इस दिशा में अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की दिशा में प्रगति की समीक्षा वार्ता में की गई। G20 में भारत की प्राथमिकताओं से ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एल्बानीज को श्री मोदी को अवगत कराया तथा G20 मंच पर भारत के साथ सहयोग करने के लिए उनके प्रति आभार श्री मोदी को व्यक्त किया। इसी के साथ मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मेहमान प्रधानमंत्री ने श्री मोदी को निमंत्रण दिया। पारस्परिक सहयोग पर 4 समझौते हस्ताक्षर वार्ता के पश्चात किए गए। यह समझौते खेल, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधित हैं। 10 दिसंबर के बाद में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के मेहमान राष्ट्रपति एल्बानीज ने राष्ट्रीय भवन में भेंट की। भारत के इन व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्वदेश वापसी 11 मार्च को ही स्वदेश वापसी पर उन्होंने मेहमान दौरे से संबंधित एक वीडियो उन्हें कैनबरा में 1 मार्च को जारी किया। शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित। चीन सदस्य नेशनल पीपुल कांग्रेस एनपीसी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश का राष्ट्रपति 10 मार्च 2023 को निर्विरोध चुना। चीन संसद एनपीसी यह बैठक 5 से 13 मार्च को संपन्न हुई। संसद में 2952 सदस्यों को निर्विरोध ही उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना। इस प्रकार 69 वर्षीय जिनपिंग माओत्सोक्वा के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली नेता बन उभरे। चीन संसद की उपयुक्त बैठक में जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के साथ ही उन्हें सहयोग व उप प्रधानमंत्री रहे हांग झे को उपराष्ट्रपति 2952 के मतांतर से संसद में चुना तथा ली केओंगी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा नाम उठपटे हैं, चुना तथा ली केओंग के स्थान लिया। क्यांग को नया प्रधानमंत्री 12 मार्च को चुना गया। राष्ट्रपति जिनपिंग इस पद हेतु
पुनर्निर्वाचित अक्टूबर 2022 में उस समय सुनिश्चित हो गया था जब उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना महासचिव सर्वसम्मति से चुना गया। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव ही चीन में सर्वाधिक शक्तिशाली हस्ती होती है। चीन में राष्ट्रपति पद हेतु अधिकतम 2 कार्यकाल की सीमा की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 11 मार्च 2018 को 2958-2 के मतांतर से समाप्त कर दिया गया। मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं प्रदान करने को भारत ने की घोषणा। भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं प्रदान करने की घोषणा 7 मार्च 2023 को नई दिल्ली की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में की। मानवीय आधार व इस मदद की घोषणा के भारत ने अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की नई दिल्ली में 7 मार्च 2023 को संपन्न बैठक की। गेहूं की आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से ईरान के चाबहार पोर्ट जिसका विकास भारत की सहायता से किया जा रहा है, इसी रास्ते जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं होगा। भारत अब मध्य एशिया के 5 देशों के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित। नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए 9 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस व अन्य 7 दलों के साथ उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल निर्वाचित हुए। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल CPN के सुभाष चंद्र नेमवांग को 15,518 के मुकाबले 33,802 चुनावी मतों के अंतर से पराजित किया। नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्गो ने इस पद की शपथ ग्रहण की। वह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इस पद पर विद्या देवी जो अक्टूबर 2015 में राष्ट्रपति थी, इस स्थान पर 78 वर्षीय पौडेल ने लिया। श्रीमती विद्या देवी ने इस पद पर दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 2023 को ही था। 1991 से लगातार 6 बार सांसद रहे। रामचंद्र पौडेल ने 65 वर्षीय सक्रिय राजनीति में बिताए। 1960 में केवल 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें बीपी कोइराला की निर्वाचित सरकार ने भंग कर दिए जाने के बाद शुरू हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलन व सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तथा नेपाली कांग्रेस में पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए 1991 में पहली बार वह संसद निर्वाचित हुए। इसके पश्चात वह लगातार 6 बार संसद रहे। इस दौरान उन्होंने 1994 से 1999 के दौरान प्रतिनिधि सभा में स्पीकर रहे। नेक्स्ट है निकोस क्रिस्टोडुलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति। यूरेशिया द्विपक्षीय राष्ट्र साइप्रस के राष्ट्रपति पद के लिए फरवरी 2023 के संपन्न चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार निकोस क्रिस्टोडुलाइडस नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस पद पर निकोस एंतासीडियस जो विगत 10 वर्षों से इस पद पर थे, उनका स्थान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस ने 28 फरवरी 2023 को लिया। साइप्रस में राष्ट्रपति पद के लिए 5 फरवरी को संपन्न पहले दौरे के मतदान में कई उम्मीदवारों के कार्य किसी को भी निर्वाचन के लिए आवश्यक 50% मत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके पश्चात दूसरे दौर में मतदान वह 12 फरवरी को कराया गया। 5 फरवरी के मतदान सर्वाधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवार क्रिस्टोडुलाइडस तथा अनुभवी राजनयिक कांग्रेस आदर्श मावारो येयानिस में से ही किसी एक को मतदाताओं को चुना था। मतदान के इस दौर में 51.9% मत प्राप्त कर क्रिस्टोडुलाइडस ने विजय दर्ज की। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मारो येयानिस को 48.1% मत को मतदान मिल सके। यूक्रेन रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्व दोनों देशों में तबाही के बावजूद विराम नहीं। 24 फरवरी 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष की इस अवधि में दोनों देशों में जान माल की भारी हानि हुई। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है।
तथा युद्ध का अंत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। एक वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी। जब उस समय उन्होंने कहा कि मैं रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि वैश्वीकरण जैसे उपयुक्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वह इस हमले का सामना करेंगे तथा पीठ नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार विगत एक वर्ष से युद्ध जारी है, इसका फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा। न तो यूक्रेन ने पीठ दिखाई और न ही रूस का हमला यूक्रेन के विसैन्यीकरण तक सीमित रहा। एक वर्ष के अंतर जारी इस युद्ध में न तो कोई जीता न कोई हारा। तबाही दोनों देशों में हुई, अनगिनत लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए जो पड़ोसी देशों ने आर्थिक रूप में सहायता ली हुए। बीते वर्ष में रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों बंदरगाहों पर कब्जा जहां किया, वहीं यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई के ज्यादातर इलाकों में फिर से अपने कब्जे ले लिए। युद्ध में 9 सैनिकों की मौत के आंकड़े का खुलासा यद्यपि दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, तथापि दोनों ओर से 1 लाख से अधिक सैनिकों मारे जाने का अनुमान मोटे तौर पर लगाया जा रहा है। दोनों देशों को विशेष यूक्रेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान इस युद्ध में हुआ। लॉजिस्टिक सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तेल गैस मूल्यों तीव्र वृद्धि हुई है। सप्लाई चेन अवरुद्ध होने से अनेक देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। रूस स्वयं की वृद्धि दर ऋणात्मक हो रही है तो संपूर्ण विश्व की वृद्धि दर पहले की पूर्वानुमानों से कम हो रही है। वस्तु स्थिति यह है कि एक वर्ष पूर्व रूस ने जब यूक्रेन को विरुद्ध युद्ध छेड़ा था तो उसे यह युद्ध इतना लंबा चलने की आशा नहीं था। उसका अनुमान था कि रूसी सेना अधिक से अधिक 1.5 महीने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी, किंतु पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से व्लादिमीर पुतिन का इंतजार मुश्किल दोनों बढ़ा। अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित अनेक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए, जिनके बाद दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को करारी चोट पहुंचाई है। साथ ही रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने लगाए, जिनके भारी नुकसान का सामना रूस को करना पड़ रहा है। रूस को हो रहे आर्थिक नुकसान को महसूस करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीते दिन में कई बार यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए बातचीत करने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी अब अड़ चुका है कि वह तब तक बातचीत में शामिल नहीं होगा जब तक रूसी सेना उसके क्षेत्र से बाहर नहीं जाती। ऐसे में युद्ध विराम में कोई निकट आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। एक वर्ष से भी अधिक समय से चल रहे इस युद्ध पर विराम लगना ही चाहिए। ऐसे में भारत का कथन वार्ता कूटनीति से ही इसका समाधान निकल सकता है, महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 141-7 के मंत्रणा से पारित हुआ। भारत मतदान से अलग रहा। रूस व यूक्रेन के बीच विगत एक वर्ष से चल रहे युद्ध में एक वर्ष पूर्व संध्या पर 23 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक विशेष आपातकालीन सत्र में रूस के विरुद्ध एक प्रस्ताव 141-7 के मतांतर से पारित किया। वह भारत, चीन सहित 32 देश इस प्रस्ताव पर मतदान के अनुपस्थित है। अनुपस्थित रहे देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान भी शामिल है। महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हमारी सामूहिक आत्मरक्षा का अपमान है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि यह युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता को हवा दे रहा है और वैश्विक तनाव को विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से अनेक संकटों की तरफ से ध्यान हट रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है और वैश्विक मुद्दों को दबाया जा रहा है। महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि रूस बगैर किसी देरी और शर्तों के यूक्रेन के इलाकों से पूरी तरह से वापस चला जाए। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सभा सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव लाए गए, जिनमें यूक्रेन व रूसी हमलों के लिए निंदा की गई। यूक्रेन की संप्रभुता, आजादी, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया गया। भारत पर इस मामले में लाए गए सभी प्रस्तावों को वोटिंग से दूर रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। भारत का कहना है कि इस मामले में बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देना चाहिए।
यहाँ हम तिथिवार घटनाक्रम पढ़ेंगे। फरवरी में शुरू होकर 12 फरवरी साइप्रस के निकोस क्रिस्टोडुलाइस नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार शहाबुद्दीन चुप्पू नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 14 फरवरी को भीषण चक्रवात गैब्रियल से हुई तबाही के बाद न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा हो गई। 19 फरवरी को 76वें बाफ्टा पुरस्कारों का लंदन के वितरण जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किया। 20 से 24 फरवरी संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंडेक्स 23 संपन्न। 23 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस के विरुद्ध प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित। 24 फरवरी को हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध को 1 वर्ष हो गए थे 24 फरवरी को। 27 फरवरी को लियोनेल मेसी को वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का फीफा पुरस्कार दिया गया। मार्च 2023 पढ़ेंगे। 7 मार्च को मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं प्रदान भारत करने की घोषणा की है। 8 मार्च को भारत राजकीय यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज पहले अहमदाबाद पहुंचे। 9 मार्च को विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 10 मार्च को शी जिनपिंग लगातार तीसरे वर्ष में हेतु चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 10 मार्च को वैली बैंक दिवालिया हुआ। 12 मार्च को वर्ष 2023 में 95 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा में भारत को 2 ऑस्कर मिले। 13 मार्च को अमेरिका में एक और बैंक सिग्नेचर बैंक भी डूब गया। 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से हराकर भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियन में फाइनल में प्रवेश किया।